Jai Hind everyone. So welcome to Waking Classes. So we are meeting after a long time because of the health issues. अब मैं ठीक हूँ और क्लासेस भी रेगुलर अब आपकी आएंगी. सबसे पहले इसी वीक जो है आपका एक एग्जाम हुआ FPF गार्ड का, ठीक है. अभी तक आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली होगी, कहीं से पढ़ लिया होगा, आंसर की दे के क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा. बट द थिंग इज डैट ये एक ऐसा पेपर है जिससे आप बेस्ट समझ सकते हो जीके किस तरह से 2026 के पेपर्स में पूछी जा रही है, किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्या हम जो मैराथन सेशन लगा रहे हैं या पढ़ रहे हैं जहाँ से वो सोर्सेज सफिशिएंट हैं या नहीं है. इन सब बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है. और अच्छे से ये जीके के पोर्शन के सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में आए उसको हम डिस्कस करेंगे. आपने वेदर पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. देखो पहला जो क्वेश्चन आया था वो जीके का. एज सच जो जीके का अभी तक मैंने आपको बताया भी है और जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जीके के जिन टॉपिक्स पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आप जो हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है खास करके उसमें आप स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है उनके लिए जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे, प्लस जहां पर जो फैक्चुअल डेटा है वो मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आएगा, ठीक है. जैसे ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था असर्शन रीजनिंग का. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या था कि असर्शन ये दिया होता है वेस्टर्न घाट जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है. और रीजन इसका ये दिया होता है कि वेस्टर्न घाट जो है विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून पे लाई करते हैं, इसीलिए जो है ये हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं. तो असर्शन रीजनिंग आपको पता ही है दोनों ट्रू हैं और आर रीजन जो है वो असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है और दूसरा दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है. और तीसरा स्टेटमेंट दी हुई है असर्शन ठीक है रीजन गलत है और चौथी स्टेटमेंट है असर्शन गलत है रीजन ठीक है, ठीक है. ऐसी स्टेटमेंट्स है. अब ये सिंपल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे. देखो मैं मैराथन सेशन आपका ड्यू है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया का हो जाना था बट नहीं हो पाया, वो कल तक पहुंच जाएगा, कल या परसों तक आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है. आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं. अगर आप सिंपली समझो ये आपका हमारा अगर ये हमारी अर्थ है तो ये हमारा इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, ठीक है. 0 डिग्री इक्वेटर. अभी मैं बेसिक वे समझाऊंगा, बाकी मैराथन सेशन में देखना, ऑल्दो मैंने पढ़ाया भी होगा क्लाइमेट वाले सेशन में, ठीक है. अब इक्वेटर से ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर मान लो यहाँ कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ की है ना 23.5 डिग्री, ठीक है. ट्रॉपिक तो इंडिया यहाँ कहीं लाई करता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यहाँ कहीं इंडिया लाई करता है, ये आप सबको पता है, ठीक है. इंडिया यहाँ कहीं लाई करता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के यहाँ से मिड वाले एरिया से पास होता है. अब क्या होता है कि गर्मियों में मान लो मई अप्रैल के महीने में क्या सन जो है यहाँ पर होता है ऊपर कहीं, ठीक है. सन जो है इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली तरफ जाता है. सन जहां पर जाएगा लो प्रेशर वहीं पे बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर है. ये जो एरिया है ना ये सारा लो प्रेशर वाला एरिया है. तो हवाएं जो है एयर जो है हमेशा विंड जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो इसलिए हवाएं जो है नीचे से ऊपर ऐसे मूव करना शुरू हो जाती है. इसी को बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून. क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून. ये जो हवाएं आती है ना नीचे से इंडिया की तरफ इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून. अब क्या करते हैं यहाँ पर आपको पता है ये पड़ता है आपका अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल. तो ये अरेबियन सी से पानी उठाती हैं ये हवाएं और कहाँ पे गिराती हैं? इंडिया के ऊपर गिराती हैं, जिसको हम बोलते हैं मानसून. सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन उसको बोला जाता है मानसून. तो मानसून जो है इंडिया में आते हैं, ठीक है. अगर मैं आपको इंडिया के मैप से समझाऊं यही चीज़ वापस इंडिया के मैप से कवर कराऊं, अगर हम थोड़ा इसका हाइपोथेटिकली थोड़ा सा इंडिया का मैप से समझने की कोशिश करें, ठीक है. तो देखो जब यहाँ से बारिशें आती हैं, ये आपका कौन सा एरिया है? वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया ना. तो मैंने आपको यही बताया कि साउथ वेस्ट मानसून ऐसे नीचे से आता है, अरेबियन सी से पानी उठाता है और कहाँ पे पानी गिराता है? मेनली ये पानी देखो कौन सी हवाएं बारिशें करवाएंगी? जिन हवाओं में मॉइस्चर है, मतलब जो समुद्र से पानी उठाएंगी वही हवाएं बारिशें करवाएंगी. तो यही हवाएं क्या करती हैं इधर वेस्टर्न घाट्स में अच्छी खासी बारिशें करवाती हैं. 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की रेनफॉल कहाँ पर होती है? वेस्टर्न घाट से होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून. तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट क्या कह रही थी? वेस्टर्न घाट जो है हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं. बिल्कुल रिसीव करते हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है 200 सेंटीमीटर ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अरेबियन सी से अच्छा खासा पानी उठा के कहां पे गिराता है? वेस्टर्न घाट्स में. और जो इसका रीजन था कि वेस्टर्न घाट जो है विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून पे लाई करते हैं. बिल्कुल विंडवर्ड साइड होता है जिस डायरेक्शन से हवाएं आ रही हैं उसी डायरेक्शन में अगर आपके आगे देखो ना, जिस डायरेक्शन से हवाएं आ रही हैं आपका वेस्टर्न घाट उसी डायरेक्शन में आगे लाई कर, तो डायरेक्टली हिट कर रहा है ना, तो इसका मतलब वेस्टर्न घाट्स विंडवर्ड साइड में लाई कर रहा है, इसीलिए यहां पर ज्यादा बारिशें होती है, ठीक है. अब आपको ना पेपर में कंफ्यूज करने के लिए अगली बार क्या दे देगा, क्या वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा बारिशें होती है ईस्टर्न घाट्स में? देखो वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा बारिशें होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट. क्यों ईस्टर्न घाट्स में कम बारिशें क्यों होती है? क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है अगर पेपर में पूछे ईस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न घाट से कंपेरेटिवली कम बारिशें इसलिए होती है क्योंकि ईस्टर्न घाट
जो है वो लीवर्ड साइड में लाई करता है। लीवर्ड साइड बोले तो रेन शेडो एरिया। अब रेन शेडो एरिया क्या है वो समझाता हूँ। रेन शेडो एरिया में लाई करता है तो ईस्टर्न घाट्स में बारिशें जो है कम होती है, मतलब हमारे साउथ वेस्ट मानसून ईस्टर्न घाट्स में कम बारिशें करवाते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट कहाँ पर, ये आपने फिजिकल डिविजन में पढ़ा हुआ है। ये वेस्टर्न घाट था, ये आपके ईस्टर्न घाट। अब ये बारिशें यहाँ से जो पानी लेके आई हैं, वेस्टर्न घाट्स बहुत ऊंचे, तो ये बारिशें यहाँ से पानी लेके ऊपर ऊपर उठती हैं, मतलब एक माउंटेन के ऊपर चढ़ती हैं, तो जब तक ये ऊपर इसकी हाइट तक पहुंचती है इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो आगे जाके ये ड्राई एयर हो जाती है। तो ड्राई एयर कभी भी बारिश नहीं करवा सकती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ईस्टर्न घाट है वो रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं। रेन शेडो एरिया वो एरिया मतलब जहां पर बारिशें नहीं होती है, मतलब जो लीवर साइड है माउंटेन की वहां पर बारिशें नहीं होती हैं, इसीलिए ईस्टर्न घाट्स में कंपेरेटिवली कम बारिशें होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब साउथ वेस्ट मानसून कई बार यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से पानी उठाते हैं, और यहाँ पे आपको पता है गारो हिल्स में मेसन राम है, चीरा पुंजी, जहां पे 1400 सेंटीमीटर के करीब जो है रेनफॉल होती है। सबसे ज्यादा इंडिया में रेनफॉल यहां होती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें जो है वेदर एंड क्लाइमेट में मैंने पढ़ाया भी हुआ था, बट तुम्हारी डिमांड है उसका एक मैराथन सेशन, तो कल या परसों मिल जाएगा तुम्हें। मैंने कंटेंट रेडी रखा था बट मैं हेल्थ इश्यूज की वजह से पढ़ा नहीं पाया। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन सिंपल था कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो अच्छी खासी बारिशें रिसीव करते हैं, तो बिल्कुल यस, मतलब ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रिसीव करते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो विंडवर्ड साइड में लाई करते हैं। अगर आपको कोई पेपर में पूछ रहे कि ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा बारिशें होती हैं तो कम होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। रीजन के ईस्टर्न घाट जो है वो लीवर साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट पड़ता है, मतलब रेन शेडो एरिया में पड़ता है, तो इसलिए वहां पे बारिशें नहीं होती। देखो जब भी हवाएं जा रही है ना, मान लो ये आपकी एयर जा रही है, तो मान लो एयर जाते जाते बहुत बड़ी पहाड़ी है, यहाँ पे मान लो आपका अरेबियन सी समुंदर है, तो इन हवाओं ने यहाँ से पानी उठाया और यहाँ पे बारिश होगी, डायरेक्टली हिट किया ना, मान लो ये वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे बारिश होगी। बट आगे ये हवा इतनी हाइट पे ऊपर तक पहुंचेगी तब तक इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो मॉइस्चर खत्म होने के बाद इस एरिया में जब ये आएगी, इसका मॉइस्चर ही नहीं बचा, तो कहाँ से बारिशें करवाएगी, तो इस एरिया में बारिशें नहीं होती। यही पॉइंट आपको समझना। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट है, असर्शंस और जो उसका रीजन है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को इन डेप्थ समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसको भी अच्छे से कवर करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट देखो, एक तो ये ना, ये जो पेपर था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर था, तो नेशनल पार्क कौन सा किस स्टेट में, ये क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं भी आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपके जो नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, वो आपने देख के जाने कौन सी स्टेट में, उसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, वो यूनेस्को साइट में, ये सब अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। अब देखो ये क्या था, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता, इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, थोड़ा भी आइडिया होता है, रिसेंटली जो है पिछले साल भी कंगर घाटी नेशनल पार्क बहुत फेमस था। कंगर घाटी नेशनल पार्क इसलिए फेमस था कि कंगर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट जो थी इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, नेचुरल हेरिटेज कैटेगरी में इसको ऐड किया था, तो ये इसलिए फेमस था। गोवा में है ही एक इंपॉर्टेंट है मोलम, तो ये तो याद ही रखना है। दिब्रू सिखोवा जो है असम में, और मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक है, तो नेशनल पार्क से बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेके पेपर में जाना है, ऐसे मत उठ के चल जाना नेशनल पार्क बिना पढ़े। ठीक है, अभी सेशन खत्म होने के बाद आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा एक लिंक, जहां पे पूरे नेशनल पार्क इंडिया के स्टेट वाइज आपको लिखें। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नेशनल पार्क सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कैंपबेल पूछेगा, कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। एक गलेथिया बे नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, उसके बाद आपका और भी है काफी सारे, बट माउंट हैरियट ये पूछता है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क वो कहाँ पर है, ये भी अंडमान एंड निकोबार। फिर इसी तरह साइडल पीक नेशनल पार्क वो भी यहाँ पर आपको पता है। रानी झांसी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, किसका, रानी झांसी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, पप्पीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर है। एक तो राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, एक पप्पीकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल के हमने एक मॉलिंग तो देख लिया, अभी क्वेश्चन में देखा आपने, मॉलिंग वाला देख लिया। इसके साथ नाम दफा ये भी पूछता है, नाम दफा नेशनल पार्क भी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये याद करना। फिर असम में आप सबको पता है, असम में जो है दिब्रू सिखोवा अभी देखा, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर, असम में। ठीक है, मानस नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर, असम में। एक नमेरी नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ पे, असम में। एक राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, असम में। ठीक है, ये बहुत फेमस है। जैसे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। सर अभी सभी स्टेट के पढ़ाओगे, नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, तुम्हें मैं एक लिंक डाल दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप, आप तो सबसे पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहीं पर लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर आप सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और कौन सी स्टेट में है वो देख लेना, और इनके बारे में थोड़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है, वो भी
पढ़ लेना, ठीक है। जैसे गोवा में मोलम हो गया, हमने देख लिया। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, ये तो सबको पता है ना, गुजरात में गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, ये आपको पता हो। ब्लैकबक नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। मैरीन नेशनल पार्क, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क कहते हैं, मैरीन या गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पर है? गुजरात में। इस तरह हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये पूछता है। हिमाचल में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। बहुत बार क्वेश्चन आए तो ये आप देख लोगे वहां से। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो आपका पेपर में सिलेबस में क्या चीजें मेंशन है और उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते। ये नहीं सोचना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर था इसलिए इसमें आया, आपको नहीं आ सकता, क्योंकि आपके सिलेबस में भी अगर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वाला कंपोनेंट है तो यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके बारे में आपने एग्जैक्ट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखो सबसे पहली बात, एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा जो हमेशा हरे भरे रहे। देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे। अब दे आर फाउंड इन एरिया विद रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल में पाए जाते, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे पेपर में दिमाग लगाया। मान लो ये स्टेटमेंट आपको नहीं आती थी। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। सूखे सीजन में वो अपने पत्ते झड़ देते हैं। भाई वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वो पागल है कि वो पत्ते झड़ेंगे? भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट पत्ते कब झड़ने लगा? तो यही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग थी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ से भी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, यहाँ से भी सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ से भी आप तो डायरेक्टली आंसर में पहुंच गए ना, आपको पहली तीसरी स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। बट बिल्कुल पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां रेनफॉल 200 सेंट, मान लो वेस्टर्न घाट्स हो गया, आपका अंडमान निकोबार वाला हो गया, या नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, मेघालय वगैरह, तो वहां पर पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे अच्छी खासी बारिशें होती है। महागनी, एबनी, रोजवुड, ये सारी एग्जांपल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैं करवा तो रहा हूँ मैराथन सेशंस में और आपको दिख भी रहा होगा और क्वेश्चन भी आपके निकल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। वेदर क्लाइमेट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल तो मैंने पढ़ाया भी हुआ पहले भी, बट फिर भी एक बार एक सेशन और लूंगा आपका, ठीक है। आपकी बहुत डिमांड है उसकी। नेक्स्ट देखो, हाँ अब कल्चर देखो। कल्चर का एक पार्ट हो गया और एक पार्ट मैंने लाना है अभी, ठीक है। आपके बहुत मैसेजेस आते हैं, उसको भी करेंगे, डोंट वरी। देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया चैतन्य महाप्रभु वाज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भक्ति मूवमेंट जो इंडिया में हुई उसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो किसके साथ जो है लिंक थे? वो विष्णु डिवोशन कर्नाटका, शिवा डिवोशन तमिलनाडु, कृष्ण भक्ति इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, या संकीर्तन मूवमेंट इन एंड कृष्णा भक्ति इन बंगाल। देखो यहाँ से आपको एक चीज पता चली, भक्ति मूवमेंट एक तो पढ़नी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन भक्ति मूवमेंट में था और कौन कौन भक्ति मूवमेंट है, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी है वो देख लेना, और कौन से रीजन से था, ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट। जैसे अगर चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो वो संकीर्तन मूवमेंट के साथ एसोसिएट है। संकीर्तन मतलब मिल के, संग मतलब सब मिल के कीर्तन करें, भगवान का नाम चैंट करें, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने ही गौड़िया जो संप्रदाय है ना, गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है, गौड़िया वैष्णविज्म जो है, वैष्णविज्म उन्होंने ही बेसिकली स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये एक कृष्ण भक्ति मूवमेंट थी, बंगाल से इनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो इसको याद रखें। इनका मेजर जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो बंगाल वाला था, ठीक है। तो संकीर्तन मूवमेंट और कृष्ण भक्ति इन बंगाल, चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये चीजें आप याद रखो। देखो भक्ति मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जेकेएसएसबी का जो आप ट्रेंड है ना वो फॉलो कर रहा है यूपीएससी के, जो पहले जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते थे ना, इस तरह के क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं। तो वहां उनके जो टॉपिक्स हैं जैसे भक्ति मूवमेंट, ये वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, उसके बाद जो यूनेस्को साइट से आ जाती है, इनमें से क्वेश्चन पेपर में फ्रेमिंग होती है। चाहे वो डांस फॉर्म्स हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो म्यूजिक है, इन सब रिलेटेड आप चीजें क्लासिकल में कवर करोगे, ठीक है। अब देखो हमारी भक्ति मूवमेंट जो थी, दो तरह की भक्ति मानी जाती है, एक है निर्गुण भक्ति, एक है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति होता है जब आप गॉड को किसी फॉर्म में वर्शिप करते हो, जैसे मूर्ति पूजन काइंड ऑफ, और निर्गुण आ गई फॉर्मलेस गॉड को आप पूजते हो, ठीक है। तो वो आ गया। अब इनमें कौन कौन से आ गए? जैसे सगुण में तुलसीदास जी हैं, ठीक है, तुलसीदास जी। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये एक तरह के भक्ति मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। फिर मीराबाई कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो मीराबाई ये भी भक्ति मूवमेंट, ये भी कृष्णा डिवोशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, कृष्णा डिवोशन के साथ। उसके बाद जो है सूरदास के पद जो गाए जाते हैं, दैट इज नोन एज सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, ये नाम याद करना, उनकी जो लिखे जाते हैं सूर सागर बोल जाता है उनकी बुक को। फिर चैतन्य महाप्रभु, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर रामानुजा, ठीक है, रामानुजा जी, ठीक है। रामानुजा का सबसे इंपॉर्टेंट है, रामानुजा ने जो स्टार्ट किया, इनको बोला जाता है विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत, तो नाम याद कर लें, विशिष्ट अद्वैत। अभी बताऊंगा ये कौन से एरिया से भी करते थे। फिर संत एकनाथ जी, तुकाराम जी, ठीक है, संत एकनाथ, ये कहाँ पर?
विट्ठल भगवान महाराष्ट्र वाला एरिया, तुकाराम जी, ठीक है, तुकाराम जी, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे क्या है, भक्ति मूवमेंट के एस्ट्रो। अभी ये नहीं, और भी, जैसे कबीर जी, ठीक है, कबीर जी ये निर्गुण फॉर्म को पूछते थे ना, निर्गुण फॉर्म को पूछते, निर्गुण ब्राह्मण थे, तो दोहा खाते थे, ठीक है, दोहा जो है वो यूज करते थे, ठीक है, कबीर के दोहे सबने सुने होंगे। फिर गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी। उसके बाद हमारे दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है, ये भी नाम याद रखना है। फिर रविदास जी, ठीक है, ये भी भक्ति मूवमेंट के एसोसिएट हैं, रविदास जी। फिर नामदेव जी, ठीक है, नामदेव, ठीक है, और बुल्ले शाह वगैरह हो गया। तो ये सारे क्या है, भक्ति मूवमेंट का एसोसिएट। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन भक्ति मूवमेंट के साथ कहीं ना कहीं लिंक था। ये तो सबसे पहले आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में किसका जो है वो इन्फ्लुएंस था, कौन से एरिया में किसका इन्फ्लुएंस था। मान लो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि कौन से एरिया से कौन थे ना, तो ताकि आपको थोड़ा ऐसे पता होना चाहिए ना कि कौन से एरिया में कौन से। अब देखो मेरी मैपिंग स्किल्स ऐसे ही हैं, बस थोड़ा समझने के लिए। देखो सबसे पहले अगर ये पंजाब वाला एरिया मान लें तो गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी पंजाब वाले एरिया से थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये असम वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे असम वाला एरिया, यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है। अभी देखो ये क्वेश्चन भी इसी तरह का था, कौन से एरिया से चैतन्य महाप्रभु थे, तो शंकर देवा, इनका नाम याद कर लो, असम वाले, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल वाले एरिया में तो चैतन्य, बंगाल में चैतन्य, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, तो ये तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अब ये जो बीच वाला एरिया, यहाँ पे तो काफी हुआ है, यूपी जो आपका एरिया, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह, बिहार, छत्तीसगढ़ वाले, यहाँ पे सूरदास यहाँ के थे, ठीक है, सूरदास का इन्फ्लुएंस यहाँ पे था, लीडर थे इस एरिया के भक्ति मूवमेंट के। कबीर यहाँ के थे, फिर रैदास यहाँ के थे, ठीक है। उसके बाद जो वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, वो यहाँ के थे। उसके बाद तुलसीदास, ये सब मतलब ये जो है सारे इस एरिया के, जो यूपी बिहार ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं बात करूँ राजस्थान में फेमस, राजस्थान में आपको पता है मीराबाई, ठीक है, मीराबाई राजस्थान, ठीक है, मीराबाई राजस्थान की, ये याद रखना है। उसके बाद जो है गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया, गुजरात में जैसे नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात वाला एरिया, ठीक है, इन्फ्लुएंस इनका। उसके बाद जो महाराष्ट्र में आपको पता ही है एकनाथ, महाराष्ट्र में बहुत भक्ति मूवमेंट, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एकनाथ जी, ठीक है। उसके बाद जो है वो जना देवी, ठीक है, जिसको जनेश्वरी देवी भी कहते थे, जनेश्वरी देवी, ठीक है, जना देवी जिसको बोलते हैं, तुकाराम, संत तुकाराम, ठीक है, और नामदेव, ये सारे कहाँ के नाम है, ये सारे नाम आपने महाराष्ट्र के साथ लिंक रखने, ठीक है। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कर्नाटका पूछेगा, ये पूछा भी है किसी पेपर में, यूपीएससी में तो आपको भी पूछा है, बसावना, ये कर्नाटका के साथ भक्ति मूवमेंट एसोसिएटेड थे। फिर अगर मैं साउथ में और चल रहा हूँ, तमिलनाडु वाले एरिया में रामानुजा, ठीक है, रामानुजा तमिलनाडु वाले, और भी काफ़ी हैं, बट मैं आपको शेयर कर दूंगा ना कि कौन से एरिया में कौन से, आप वहाँ से अच्छे से देख लें। बट फिर भी मैं रिवाइज कर, अब ये मत सोचो कि सर आप यहाँ पर ये साफ साफ लिखे, मैं शेयर कर दूंगा ना, मैंने बोला ये 2-3 चीज़ें। देखो एक तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने अपना जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, एक स्कैनर शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप का, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो अवेकनिंग क्लासेज आप क्या करो, सबसे पहले व्हाट्सएप में अवेकनिंग क्लासेज, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, ठीक है। आप ऐसे भी सर्च करोगे अवेकनिंग क्लासेज तो आ जाएगा, 11,000 के करीब बच्चा वहां पर। तो वहां पर ना मैंने अपना स्कैनर डाला हुआ है मेरा व्हाट्सएप मैसेज के लिए, ठीक है, कैश भेजने वाला स्कैनर नहीं, व्हाट्सएप मैसेज के लिए। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते। मैंने सोचा था पर्सनली मैं बच्चों को सब गाइड करूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्यों, अभी तक 1200-1250 के करीब मैसेज मेरे पास पहुंच गए 3-4 दिनों में, तो मैं रिप्लाई 100-150 के ही कर पाया। तो मतलब इतना नहीं पॉसिबल है यार इतने मैसेजेस का रिप्लाई करना, बट उसके लिए मैंने ये सोचा है, आप मुझे भी सजेस्ट करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि वो तरीका ठीक है। आप हफ्ते में आपको जो भी डाउट्स आप लिख दिया करो, और मैं क्या करूंगा हर संडे को रेगुलर संडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको पढ़ के, उनमें जो कॉमन डाउट्स होंगे इंपॉर्टेंट वाले, किसी भी चीज के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड, वो सारे डाउट्स जो है मैं संडे को क्लियर, चाहे वो मॉक के रिलेटेड है, किसी भी चीज के रिलेटेड, मैं संडे को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आप कर सकते हो, और आप मुझे मैसेज करके याद दिलवा दिया करो कि ये पीडीएफ शेयर करने, जिसके लिए मैं क्लास में बोलता हूँ, या ये मान लो कोई आपने बोला था वहां पे आपने मैप वैप डालना तो मैं डाल दिया करूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सबसे पहले तो वही ज्वाइन कर लो, वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जो प्रोमिनेंट लीडर थे भक्ति मूवमेंट के, गुरु नानक देव जी पंजाब वगैरह वाले एरिया में, फिर मीराबाई, नरसिंह मेहता, फिर एकनाथ, जना देवी, तुकाराम, ठीक है, बसावना जो है कर्नाटका, फिर रामानुजा जी, चैतन्य महाप्रभु, देन शंकर देवा, तुलसीदास जी, उसके बाद जो है वल्लभाचार्य, रैदास, कबीर, ठीक है, सूरदास, ये सारे जो है प्रोमिनेंट लीडर्स मैंने भक्ति मूवमेंट के आपको बता दिए। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हाँ अब ये इंडियन म्यूजिक के बारे में क्वेश्चन आया था आपके पेपर में
विद रेफरेंस इंडियन म्यूजिक, देखो इंडियन म्यूजिक दो तरह का है, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है जो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली चलता है, एक सदर्न इंडिया में कार्नाटिक म्यूजिक चलता है, ठीक है। अब उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है इंडियन म्यूजिक के बारे में, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द कार्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक जो है सदर्न इंडिया में बिलोंग करता है, वह हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में बिलोंग करता है। और मान लो द्रुपद एंड ख्याल, ये तो सिंपल स्टेटमेंट थी, मैं भी सबको पता हो। द्रुपद एंड ख्याल आर जनरली एसोसिएटेड विद द कर्नाटिक स्कूल, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, कि द्रुपद और ख्याल किसका एसोसिएटेड। बट ये तीसरी स्टेटमेंट देखो, बिहू सॉन्ग्स आर सॉन्ग इन असम, बिहू असम का है, ये सबको पता है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर आपको दूसरी नहीं भी पता होती तब भी आप आंसर में पहुंच जाते, बट आपको नॉलेज हो जाएगी अब इसके बाद कि द्रुपद और ख्याल जो है वो कर्नाटिक के साथ नहीं, किसके साथ एसोसिएट है, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो नॉर्दर्न इंडिया में प्रोमिनेंट है, क्लासिकल म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है। इसमें खाली द्रुपद नहीं आता है या ख्याल नहीं आता है, इसमें और भी बहुत सारे, जैसे तराना भी गाया जाता है ना, तराना भी इसमें आ जाएगा। देन ठुमरी भी आ जाता है इसमें, ठुमरी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। टप्पे भी गाए जाते हैं ना, टप्पे, फिर गजल आ गया, ये सारे हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं। द्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, गजल, तो ये सारे आप देख लेना, ठीक है। कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक जो सदर्न इंडिया का, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नॉर्दर्न इंडिया का, बिहू असम का। तो ये तो आपको पता होंगे कौन से किस फेस्टिवल पे कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर की थीम है। आज इस तरह से आया, कल किसी पेपर में मैच द फॉलोइंग में बिहू कहाँ से है, फिर मार्शल आर्ट किसी एरिया का उठा के दे देगा, ठीक है, फिर मान लो कलबेलिया का है फेस्टिवल, वो कहाँ का है, दिस दैट, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में भी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है, देख लेना, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बतानी, इनकरेक्ट बतानी है। देखो ये मैं ऑलरेडी भी आपको बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो आपको ये तो नॉलेज होगी, ये क्वेश्चन आप कर सकते। जैसे मनु स्मृति, ये सबको पता है यार, मनु स्मृति जो है, मनु स्मृति बुद्धिस्ट टेक्स्ट कब से हो गया, ये कोई बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है, अबाउट द समय ने बुद्धिस्ट के टेक्स्ट आपको बताए थे। मनु स्मृति जिसको मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, लॉ ऑफ मनु भी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मनु, ठीक है, लॉज ऑफ मनु ये भी कहते हैं। बेसिकली ये धर्म शास्त्र पे टिप्पणी है, ठीक है, धर्म शास्त्र पे एक संस्कृत टेक्स्ट है जो धर्म शास्त्र को बिलोंग करता है और हिंदुइज्म के साथ लिंक है, इसका बुद्धिस्ट टेक्स्ट से कोई लेन देन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो मतलब हमें इनकरेक्ट ही बताएं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मतलब हम इसमें कंसिडर करेंगे आंसर में। दूसरा देखो, नाट्य शास्त्र जो है भारत मुनि ने लिखा है और वो किसके साथ, डांस और म्यूजिक के साथ जो है डील करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें करेक्ट नहीं बतानी, हमें इनकरेक्ट बतानी थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट देखो, देवी चंद्रगुप्तम अटैक, ये मैंने आपको बताया, विशाख दत्त ने बताया, इज अ 6th सेंचुरी पॉलिटिकल ड्रामा अबाउट द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत होगी, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने ही लिखी है और 6th सेंचुरी की लिखी गई है, एक ड्रामा ही है, बट ये राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। किसकी लाइफ के बारे में है, चंद्रगुप्त सेकंड की लाइफ के बारे में, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें बताएं थी कौन कौन सी इनकरेक्ट है, तो ये लास्ट वाली दोनों स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ही बताई थी ना, ठीक है। तो नाट्य से देखो, जो भी बुक्स ऑथर्स हैं, जो भी एंशिएंट और मेडिवल टाइम की बुक्स हैं और उनके ऑथर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा आपने एडिशन करना है, कि मैंने पढ़ाया था बुक्स और ऑथर्स मैंने आपको समझाए थे, बट जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे मान लो इसने विशाख दत्त ने मुद्र राक्षसा भी लिखी हुई है, ठीक है, जैसे देवी चंद्रगुप्त, और भी मैंने बताई थी आपको। अब क्या करना है, मान लो मुद्र राक्षसा में उन्होंने क्या बताया है वो भी थोड़ा देख लेना, किसी की लव स्टोरी है, यही तो पीवाईक्यूज एनालिसिस का बेनिफिट है। मॉक टेस्ट से एमसीक्यूज से उतना बेनिफिट नहीं होता जितने उसी साल के पीवाईक्यूज लगा के होता है, ठीक है। तो मान लो आपको सबसे पहले तो ये कवर करना है कि अगर मुद्र राक्षसा लिखी है विशाख दत्त ने, तो वो किसके बारे में है, वो किसी की लाइफ के बारे में, किसी राजा के बारे में बता रहा है, या मान लो वो इसके बारे में बता रहे, किसी की लव स्टोरी का एंगल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, या किसी गॉड को डेडिकेटेड है, इस तरह से आपने इस चीज में भी एम्फेसाइज करना है, ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज में यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन या केएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग हो रही है, जो आज से 2-3 साल पहले आते थे, ठीक है। मतलब एक तरह से मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है थोड़ा, बट आपका है तो मतलब इसको आप पढ़ कह सकते हो। थीम्स तो आपकी ऑलमोस्ट वही रह रही है, जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हो गया थीम, उसके बाद जो है भक्ति मूवमेंट हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, तो थीम्स वही है, और उसमें से डीप पूछा तो उसको थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करो, बस यही करना हमने, ठीक है। विद स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बृहदेश्वरा टेंपल इन इंडिया करेक्ट। देखो मैंने आपको बोला था सबसे पहले, जब मैंने इसका सेशन लिया था कल्चर एंड हेरिटेज का, मैंने सबसे पहले ही आपको वही चीज पढ़ाई थी कि आपको ये कवर करना है अच्छे से कि कौन कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें जो टेंपल्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बृहदेश्वरा टेंपल भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इसको ऐड किया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1987 में, ठीक है। और वहां पर मैंने हर
एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आपको इजी वे में समझाया, सारी की सारी साइट। तब बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर लास्ट के 4 पढ़ते हैं। देखो वो सिर्फ बेनिफिट नहीं है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो आप टॉपिक्स आ रहे हैं इनमें स्टेटमेंट्स बना के इनके फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको अच्छे से कवर करना। जैसे इसको चोला किंग राजराज वन ने बनाई, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सदर्न इंडिया में है, तमिलनाडु वाले एरिया में तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा, नॉर्दर्न में नागरा और सदर्न में द्रविडियन, ये सबको पता है। और ये हम्पी में लोकेटेड है, स्टेटमेंट गलत है, हम्पी में नहीं है, हम्पी इज इन कर्नाटका। ये कहां पर है? थंजवूर में। थंजवूर कहां पर है? थंजवूर इज इन तमिलनाडु। जिसने भी पोनी सिल्वन मूवी देखी होगी PS2 उसको तो पता होगा ये, ठीक है। तो सारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली और सेकंड स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको चोला किंग राजराज वन ने ही बनाया, बृहदेश्वरा टेम्पल को, और ये द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है, बट ये कहां पर है? थंजवूर तमिलनाडु, ना कि हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है। देखो यार ये तो मतलब चिल्ला के फ्रीडम स्ट्रगल के मैराथन सेशन में पढ़ाया, बट बताया भी था कि जो भी गवर्नर जनरल वाइसरॉय उनके टाइम में जो भी हुआ है वो कर लेना। स्पेक्ट्रम की बुक में लास्ट में 7-8 पेज में जिन जिन वाइसरॉय गवर्नर जनरल के टाइम में जो हुआ है वो देख लेना। अगर नहीं है तो कहीं नेट से डाउनलोड कर लो, लास्ट के उसमें जो अपेंडिक्स दिए जाते हैं ना वहां पर दिया हुआ है, मुझे बोलना मैं ही PDF बना के भेज दूंगा, ठीक है। बट वो अच्छे से देख लेना कौन से वाइसरॉय या कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में क्या हुआ। जैसे वेलेस्ली के टाइम में सब्सिडरी अलायंस आया था, विलियम बेंटी के टाइम में सती एबॉलिश हुई थी, मेटकाफ के टाइम के फ्रीडम प्रेस की लिबरेट हुई थी, और रिपन के टाइम में रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। तो ये सारी स्टेटमेंट आपस में करेक्ट है, ठीक है, ये सारे करेक्ट मैच है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय उनके टेन्योर में क्या हुआ, मैंने पढ़ाए भी हुए मैराथन सेशन में कुछ, और आपने ये देख के जाना एग्जाम में। और ये सिर्फ पहला पेपर नहीं है जहां पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल के जो आपका टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग टाइप बनेंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जैसे मैच करने के लिए करेक्ट पेयर्स या ओनली 1 इज करेक्ट या ओनली 3 इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में फ्रेमिंग होगी, तो अच्छे से देख के जाना, ठीक है। ये पीछे 4 पेपर्स का एक्सपीरियंस है, तो बता रहा हूं ना, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से कवर कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसने विजयनगर एम्पायर बनाया था 14th सेंचुरी में, ठीक है। देखो विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है, मान लो जैसे मुगल डायनेस्टी है, विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। उसके बाद जो ब्राह्मणी किंगडम है, देन ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे इनके बारे में देख लेना किसकी स्टैब्लिशमेंट किसने की है। ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, किसने किस एम्पायर को फाउंड किया है, ठीक है। लूसेंट या कोई भी, अब लूसेंट बोल दिया, अब ये नहीं कि सभी इस चीज के लिए लूसेंट खरीदने चल जाना, भाई गूगल है ना उसको यूज करो, या आप क्या करो, कोई भी आपके पास जीके की बुक होगी वहां पे पक्का हिस्ट्री में ये दिया होगा कि कौन सा जो एम्पायर है उसकी फाउंडेशन किसने, वो देख के जाना थोड़ा सा, ठीक है। तो 14th सेंचुरी का जो विजयनगर एम्पायर है वो हरिहर और बुक्का ने बेसिकली फाउंड किया था। हरिहर और बुक्का जो है संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी, और कैपिटल इसकी कहां पर रखी? हम्पी में। कहां पर रखी थी इसकी कैपिटल? हम्पी में, ठीक है। हम्पी कौन सी रिवर के बैंक में? बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। कौन सी रिवर के बैंक में? तुंगभद्रा रिवर में, ठीक है। तो याद, आप मुझे एक क्वेश्चन आपको दूं, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूट है? देखो रिवर्स में ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया जो नॉर्दर्न वाली जो आपकी है रिवर सिस्टम, उनकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक अच्छे से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो सदर्न वाले हैं, मान लो उनकी ट्रिब्यूटरी तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो तुंगभद्रा रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया पे कंप्लीट मैराथन सेशन रिवर्स ऑफ इंडिया पे अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और काफी बच्चों ने उन्हें देखा होगा, तो आप भी देख लो, 1 महीना पहले वो रिकॉर्ड हुआ है, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये मुझे बताना तुंगभद्रा किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रोमिनेंट फाउंडर। भाई ये तो करना ही है ना, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपके सिलेबस में टॉपिक, आल्दो ये लिखा हुआ है कि फ्रीडम स्ट्रगल, बट फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट काफी शुरू हुई, उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना। जैसे जो हमारा तत्वबोधनी समाज है, तत्वबोधनी पत्रिका, तत्व ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र। आप तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ब्रह्मो समाज तो राजा राम मोहन राय का सुना था, आप कहाँ से बीच में ये केशव चंद्र से, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आर्य महिला समाज जो है पंडिता रामाबाई, और भारत स्त्री महामंडल इंपॉर्टेंट सारला देवी चौधरानी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको अच्छा, अब ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है, सर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हमने तो सुना था ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया, आप कहां से किसी और पर्सनैलिटी का नाम यहां पर बोल सकते हो? किसका? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के लिए केशव चंद्र सेन का। देखो मैं बताता हूँ, देखो जो राजा राम मोहन राय ना, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले जो, अगर कोई भी आप बुक उठा लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने बेसिकली को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी। इन्होंने एक बुक लिखी है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तो ये भी पूछ सकते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने बुक लिखी है, तो राजा राम मोहन राय ने लिखी है, ठीक है।
इन्होंने 1814 में, देखो थोड़ा सा बताऊंगा अभी, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि सारा इसी सेशन में कवर कर लूं। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की फाउंडेशन की थी। किसकी? आत्मीय सभा की। यही आत्मीय सभा बाद में जाके ब्रह्मो समाज 1828 में बन गया। इन्होंने बनाया एज ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज। तो सती वगैरह को स्टैब्लिश करने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था। ब्रह्मो समाज बनाया, ठीक है, ब्रह्मो सभा बना, पहले ब्रह्मो सभा बना, फिर इसका नाम जो है ब्रह्मो समाज रख दिया गया, ठीक है। अब इसको जो है ब्रह्मो समाज को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। और इधर ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में देख लो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है तत्वबोधिनी सभा जो है उसकी फॉर्मेशन की थी, जो आपको क्वेश्चन भी आया हुआ, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की थी। अब क्या हुआ आगे जाके जो है रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम में ही केशव चंद्र सेन जो है इसको ज्वाइन करते हैं, जिसको हमारी ब्रह्मो समाज को केशव चंद्र सेन जो है वो ज्वाइन करते हैं। बट इनके विचार थोड़े खतरनाक थे। ये मतलब बिल्कुल जो है ओपन सपोर्ट करते थे इंटरकास्ट, इसलिए इनको यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल दिया, ठीक है, ब्रह्मो समाज से। तो इन्होंने अपना जो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फाउंड किया 1866 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रह्मो, और यही क्वेश्चन आपको है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इनको फाउंड किया कब? 1866 में, ठीक है। तो बाद में जब इन्होंने 1866 में ब्रह्मो समाज बना दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो समाज बाकी रह गया आदि ब्रह्मो समाज, वो इनके पास रहा, इनकी कमांड इनके पास रही, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी थी। और उसके बाद जो है सिर्फ ये नहीं पढ़ना, उसके बाद प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग जी ने बॉम्बे में फाउंड किया, ये पूछता है। फिर यंग बंगाल मूवमेंट है, हेनरी विवान डिरोजियो ने वो स्टार्ट करी। फिर उसके बाद सत्यशोधक समाज है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज को स्टार्ट किया। देखो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब उसके बिना काम नहीं है। ये आपके सारे बुक्स में लिखा। आप मान लो कोई भी जीके की बुक उठा के देख लो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वहां पर है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका रामाकृष्ण मिशन, ठीक है, रामाकृष्ण मिशन। तो रामाकृष्ण मिशन जो है वो किसने स्टार्ट किया? पहले देखो रामाकृष्ण परमहंसा जी जो थे, रामाकृष्ण परमहंसा, जिनका नाम बेसिकली क्या था? गडोदर चट्टोपाध्याय, ठीक है। इन्होंने पहले रामकृष्ण परमहंसा एक रामकृष्ण मठ बनाया था, ठीक है। और बाद में जाके इस रामकृष्ण मठ के साथ एक रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? 1897 में, ठीक है। कहां पर? 1897 कलकत्ता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछता है, इनका दूसरा नाम क्या था? इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट इज नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इन्होंने अपनी स्पीच दी जो फेमस इनका पार्लियामेंट ऑफ शिकागो में 1893 में, ये भी पूछता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनका जो मानना था कि जो आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, मतलब जीव की जो सेवा करोगे वो शिव की वर्शिप होती है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्य समाज। आर्य समाज की फाउंडेशन जो है, आर्य समाज जो है वो किसने फाउंडेशन रखी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती। अब ये भी पूछता है दयानंद सरस्वती कब रखी थी? 1875 में। कब रखी थी? 1875 में, ठीक है। जो है कहां पर रखी थी? बॉम्बे में। अब इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है कि इनका ओरिजिनल नेम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। क्या नाम था इनका ओरिजिनल नेम? मूल शंकर, ठीक है। ये याद कर लें, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने बेसिकली सत्यार्थ प्रकाश, इनकी जो बुक थी फेमस वर्क जो है सत्यार्थ प्रकाश, आपको याद है। इन्होंने वेदास के लिए काफी बोला था। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू द वेदास। ये पूछा जाता है पेपर में, बैक टू वेदास, मतलब इन्होंने बोला था वेदास जो है ना वो इंडिया की रॉक ऑफ एजिस है, मतलब एजिस से एक चट्टान है जो नहीं गिर सकती। तो इन्होंने बैक टू वेदा, मतलब बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लोगों पे हो रहा था, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लोगों पे ना हो और हम अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें, इसलिए इन्होंने बेसिकली दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की फाउंडेशन रखी। तो ऐसे और बहुत सारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हैं जो आपने कवर करने और जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं तो ये आपका एक पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस थोड़ा बहुत एडिशनल फैक्टर है, बाकी आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप कोई भी टॉपिक, मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही इसी लेवल की पढ़ाई थी, ठीक है। तो आपको वो फ्रीडम स्ट्रगल के आपको सेशंस मिल जाएंगे। मान लो अब आपको लगता है पेपर के बाद उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो किसी बुक से देखो, और एक मैराथन सेशन पढ़ा हुआ है 2.5 घंटे का, वो देख लो एटलीस्ट, ठीक है। वहां से भी आपने ये आप सेशन देख लें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप मैराथन सेशन लगाओगे, देखो वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो जैसे ये आर्य समाज का क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहीं से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से कितने क्वेश्चन आए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्य समाज इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान से देख लो यार। इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी सजानंद सरस्वती इन 1875। देखो स्वामी सजानंद सरस्वती जी ने नहीं बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था। ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, हमें यही बताना है इनकरेक्ट। इट्स स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड अथॉरिटीज ऑफ वेदास। भाई ये वेदास के अथॉरिटीज को रिजेक्ट थोड़ी कर रहे थे, ये बोलते वेदास आर द बेसिकली इन फॉलिबल पार्ट ऑफ इंडियाज रॉक ऑफ एजिस, हम ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जो है वेदास हैं वो जो हमें बैक टू द वेदास में जाना है, उन्हें ये स्लोगन भी दिया, तो रिजेक्ट क्यों करेंगे इनकी? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है हमें बताना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है।
कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से? भाई यही तो कंफ्यूज करता है, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन सी, इसने भी गलत कर दिया ना, इसने इनकरेक्ट में लगा, हमें बताना था इनकरेक्ट कौन, तो दोनों ही इनकरेक्ट है। स्वामी सदानंद सरस्वती की जगह कौन है? दयानंद सरस्वती। और अथॉरिटीज ऑफ वेदास को इन्होंने रिजेक्ट जो है रिजेक्ट थोड़ी किया था इन्होंने, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट ही बताएं, तो दोनों ही इनकरेक्ट है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ क्वेश्चन और भी बचते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था हमारा? फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 70 से, उसके ये ऊपर जो है साइंस के क्वेश्चन है ना, वो कभी साइंस के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। साइंस भी थोड़ी पूछ रहा है, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, चलो ये कभी और कवर कर लेंगे साइंस। अभी इस टाइम अगर मैं साइंस स्टार्ट कर दिया ना, ये सेशन बहुत लंबा चल जाएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक है, कौन से पेयर करेक्टली मैच हमें पता। देखो ये तो इसमें हुआ होगा, स्टेट कैपिटल वाला तो क्वेश्चन है। मेघालय का शिलोंग है और मणिपुर का इंफॉल है, तो हमें बताना है कौन से करेक्टली मैच। पहला तो इनकरेक्टली मैच है, दूसरा भी इनकरेक्ट। लक्षद्वीप की कवर है, ये तो करेक्टली मैच है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज किया था कब? 26 जनवरी 2020 में ना, 2020 26 जनवरी को इनको मर्ज किया था। और जब इनको मर्ज किया तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की जो एक कंबाइंड कैपिटल है वो दमन है। कौन सी है? दमन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट, तो मतलब तीसरा पेयर सिर्फ करेक्ट है। तो करेक्ट जो पेयर है वो कौन सा है? ऑप्शन 3 ओनली, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसबीएम ग्रामीण। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ना कई बार ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, जैसे ये था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। देखो ग्रामीण वर्ड सुन के अब रूरल डेवलपमेंट हमने लगा दिया। देखो रूरल डेवलपमेंट एमआरडी जो मिनिस्ट्री है, रूरल आरडीडी, देखो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट, दीज आर द एग्जीक्यूटिव एजेंसी। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट, एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमें नहीं पता होता, मान लो जब हम स्टडी पे होते हैं, बट चलो जब सर्विसेज में आते हैं पता चलता है। दीज आर द एग्जीक्यूटिव एजेंसी। मान लो किसी हेल्थ की बिल्डिंग बनानी है, अब डॉक्टर थोड़ी बिल्डिंग बनाएंगे या स्कूल के टीचर थोड़ी बिल्डिंग, वो तो जेईस बनाएंगे ना, इंजीनियर्स बनाएंगे। तो अब वो बेसिकली जेईस कहाँ पे होते हैं? गांव के एरिया में जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो आरडीडी डिपार्टमेंट देखता है, और पीडब्ल्यूडी जो है वो मेन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोड्स के बिल्डिंग्स के देखता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। एसबीएम ग्रामीण जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। किसके अंदर? जल शक्ति। अब ग्रामीण एरिया में काम जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करवाती है, एग्जीक्यूट कराती है। जैसे मान लो छोटी मोटी कोई बिल्डिंग बनानी है, मान लो हेल्थ केयर की छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, मान लो कोई किसी के घर का ढंगा बना देना या किसी की छोटी टाइल वर्क करवा देना, वो आईडीडी मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट करेगी, बट काम वो किसी और मिनिस्ट्री के अंदर होगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो है स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम ग्रामीण है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और एक इसी तरह जो ये एसबीएम ग्रामीण है, इस तरह एसबीएम अर्बन भी है। तो जो एसबीएम अर्बन है, एसबीएम अर्बन वाला जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? महुआ मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो MOHUA के अंदर आता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन। अब देखो मान लो कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, बट अगर आप थोड़ा इसमें थोड़ा भी अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा इसमें आइडिया ले सकते थे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो। सर कैसे आइडिया ले सकते थे, हमें समझ नहीं आया, तो मैं अभी बताता हूँ कैसे आइडिया ले सकते। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ क्या क्या लिंक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नहीं पता आपको? हेल्थ केयर फैसिलिटी मान लो, मैं मान सकता हूँ हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री मान सकता हूँ। आधार नंबर भी एक 14 डिजिट का नंबर, जस्ट लाइक योर पैन आधार नंबर, एक आपका नंबर जिसमें पूरा आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स होगा। ये तीनों इसके कंपनी, बट यूडाइस प्लस के एजुकेशन के रिलेटेड है, ना कि हेल्थ के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, पहली दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मान लो किसी को नहीं पता था, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, बट पता था तो वो इजिली कर सकता। क्या था बेसिकली? देखो हमें हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ना, उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक सिक्योर हेल्थ इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करें। इसमें एक आभा नंबर देंगे। आभा नंबर क्या होगा? एक 14 डिजिट का हेल्थ आईडी मान लो आपकी, ठीक है। 14 डिजिट की आपकी हेल्थ आईडी होगी, हर सिटीजन की अलग होगी, जिसमें जो है उसकी पूरा मेडिकल हिस्ट्री रहेगी, प्रिस्क्रिप्शन, इसको किस टाइम पे क्या रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज की जो सब कुछ रहेगा, ताकि जब वो वापस किसी को चेकअप करवाने जाए तो उसको पहले ही पता हो इसको पुरानी क्या क्या बीमारियां रही, उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज हो सके। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री, वहाँ पे जो भी हेल्थ सेंटर है उनके बारे में डेटा होगा। एक आभा ऐप होगी, आप पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स की, ये सब चीजें बेसिकली इसके अंदर थी। अब जो ये चीज है यूडाइस प्लस बेसिकली क्या है? यूडाइस की फुल फॉर्म है, पहले फुल फॉर्म देख लो। यूडाइस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड। या स्कूल में अगर मान लो आपकी स्कूल में हो भी या प्राइवेट टीचर भी हो, तब भी थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये एक
ऑनलाइन रियल टाइम एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली कंप्रीहेंसिव डेटा है 15 लाख स्कूल्स के जो बच्चे हैं, 15 लाख स्कूल्स में जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट की इनरोलमेंट, उन सबका डेटा है इसके अंदर, ठीक है, ताकि बेसिकली अच्छे से मॉनिटरी हो सके और पॉलिसी अच्छे से बन सके। तो यूडाइस प्लेस कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, ये इसका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आया था। बाकी ये अब जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आगे ये किसी और दिन सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद अभी भी बचते हैं 7-8 क्वेश्चन अभी भी हैं जो करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, और उसमें हम एनालाइज करेंगे करंट पूछ किस साल का रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें नहीं पता होता, बट करंट जो है अब जेकेएसएसबी का पहले जेकेएसएसबी 2-3 साल पुराना भी करंट पूछ रहा है, अब ऐसा नहीं है। जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, अगर आपको करंट पढ़ना है तो उल्टा पढ़ना शुरू करो। मान लो आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में है या मई में है, तो आप क्या करो, अप्रैल से पीछे जाना शुरू करो, लास्ट 6 मंथ्स के पहले कवर कर लो, फिर टाइम बचता है तो पीछे जाओ, अदरवाइज नहीं है जरूर, ठीक है। तो आप लेटेस्ट करंट अफेयर जो आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं वो कवर करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, लाइक जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, फाइनेंस एफए के बच्चे अगर वो ये सेशन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप गूगल में जाओगे, अवेकनिंग क्लासेस डॉट, अब मुझे बच्चे बोलते हैं कई बार उन तक पहुंचता ही नहीं है, फिर वो मैसेज करते हैं कि सर कैसे मॉक टेस्ट, तो मैं बता देता हूँ। अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन गूगल में सर्च करना है तो हमारी वेबसाइट, वहां से आप एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर जाके एफए के मॉक टेस्ट में आपको 16 सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि 8 सेक्शन है आपकी, और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वहां पे 19 टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपको 149 रुपीज में मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं वो भी सेम गूगल में जाके awakeningclasses.in पे जाएंगे और वहां पर भी आपके टेस्ट जो है अवेलेबल हैं। आपके टेस्ट जो है वो टोटल 10 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ टेस्ट अभी तक उसमें अवेलेबल हैं, और एक टेस्ट जो है मैं और डालूंगा ऑफ लेटेस्ट पैटर्न, वो मैं डेट नोटिफाई कर दूंगा, उसके मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगेगा अभी, ठीक है। अब ये नहीं कल ही बोल दो डाल दो, अभी लगेंगे 4-5 दिन, तो मुझे लगता है मैं भी लग ही जाएंगे। तो 13 टेस्ट आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, एक टेस्ट में और यहाँ पे डाल दूंगा, इसका कंप्लीट चार्ज 99 रुपीज है, ठीक है। अब कई बार बच्चों को पता नहीं होता, मुझे यहाँ पे ये सारे और ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप कभी भी दे, जैसे एफए का जो मैं टेस्ट डाल रहा हूँ वो एग्जाम तक वहीं पे अवेलेबल, आप कहीं भी कभी भी जाके वहाँ पर टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट सेम इज द केस गोज विद जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट। तो मतलब आपने गूगल में जाना, सिंपली अवेकनिंग क्लासेस डॉट, इसका तो मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पूरा शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें कल आपका कंप्यूटर, वो भी वेबसाइट, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डाला हुआ है, तो आप वेबसाइट में भी है, तो आप क्या करो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। उस शेड्यूल में मैंने बताया कि कौन सी तारीख को कौन सा किसका सेक्शन, जैसे कल आपका कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट हुआ है ना, बीते कल, ठीक है। अभी आप जाके दे दो और 2 दिन के बाद वापिस होगा, ठीक है। 5 को आई थिंक वापिस है कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट इंग्लिश का होगा या साइंस का होगा, ऐसे आपके सेक्शनल टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, आप जाके उन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर अभी तक मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आए कुछ करंट के, जैसे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1 हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गन। अगर थोड़ा भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हो या तेजस को कभी भी देखा है फोटो में, तो तेजस में लिखा होता है HAL तेजस, ठीक है। कहीं भी फोटो तेजस का देखोगे ना, उसके पीछे लिखा होगा HAL तेजस। HAL स्टैंड फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली HAL ने फॉर्मेशन करी है, किसकी डेवलप किया है, तेजस को। तेजस इंडिया का एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन का है, ठीक है। 5th जनरेशन है, 4.5 जनरेशन, एक मल्टी रोल जो है सुपरसोनिक फाइटर है, ठीक है। और ये अपनी लाइट वेट की तरह और अच्छी कैपेबिलिटीज की तरह के लिए माना जाता है। इसने MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए हमने तेजस को इंडिया में बनाया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SIR एक्सरसाइज। देखो भाई ये क्वेश्चन अब ऐसे, ये करंट भी अब थोड़ा बहुत लेवल इनका ना बढ़ गया, पहले डायरेक्ट करंट पूछते थे, अब करंट भी स्टेटमेंट वाइज पूछें। देखो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज होती है जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है वो करवाता है, ठीक है। अब बेसिकली हमें बताना है कि इसमें क्या होता है। इट इज कनेक्टेड टू अपडेट एंड वेरीफाई। बिल्कुल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव, अभी जैसे बिहार वगैरह में हुई थी, इसमें बड़े क्वेश्चन भी रेज हुए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इलेक्शन कमीशन बोला था SIR करवाने के लिए बिहार में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें क्या किया जाता है कि आपके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं ना उनको अपडेट किया जाता है, ठीक है। मान लो आपके घरों में जा जाके, हाउस होल्ड्स में जा जाके, BLOs जाके आपका डेटा जो है चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये वही है कि नहीं, पता नहीं कौन से पुराने जो लोग चले भी गए उनका भी डेटा चल रहा है। इट हेल्प्स रिमूव डुप्लीकेटेड इनएलिजिबल वोटर फ्रॉम द लिस्ट। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 320। नहीं, ये काम देखता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथोराइज करता है कि वो क्या करे, इलेक्टोरल रोल्स बनाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है।
इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है करेक्ट थी, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग थी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको इस क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन का काम है बाउंड्री सेट करना, बट आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है इलेक्शन कमीशन को इंडिया की कि वही क्या करेगा, इलेक्टोरल रोल का काम देखेगा और सुपरविजन भी करेगा। ठीक है, तो ये इसका काम। अब इसी तरह आर्टिकल 326 जो है इलेक्शन के रिलेटेड जो है, आर्टिकल 326 जो है वो डील करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के साथ। ये भी याद करना है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इंडिया में वोट कास्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स से बिलोंग करते हैं, इसे कोई लेना देना नहीं, आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब यार ये मैं देख रहा था क्वेश्चन कितना लेटेस्ट पूछा गया, 2026-27 के यूनियन बजट में जो प्रपोजल आया उसमें ये आया है, तो मतलब बजट इज इंपॉर्टेंट ना, थोड़ी चीजें देख लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अब इसमें क्या है कि एक बायोफार्मा शक्ति मिशन जो है हमने बजट में अपने बताया इसके बारे में। ठीक है, कुछ नहीं है, बायोफार्मा शक्ति मिशन जो है हमारा, वो हमने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है। बेसिकली बायोफार्मा शक्ति की फुल फॉर्म देख लो, शक्ति की फुल फॉर्म देखो फिर आप समझ जाओगे। शक्ति की फुल फॉर्म है बेसिकली स्ट्रेटेजी फॉर, हमारी स्ट्रेटेजी है फॉर हेल्थ केयर, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज। ठीक है, हमने अपना क्या करना है, हेल्थ केयर जो है उसको एडवांस करना है नॉलेज के साथ। ठीक है, थ्रू नॉलेज एंड, और किसके साथ, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ। किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नॉलेज टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और एक इनोवेशन के साथ। ठीक है, इनोवेशन के साथ। जिसको थंडरिंग का फियर होता है, फियर ऑफ थंडरिंग फोबिया, उसको क्या बोलते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, अभी वही हो रही है बाहर। तो इसका बायोफार्मा शक्ति की फुल फॉर्म होती है, शक्ति स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, मतलब हम हेल्थ केयर को एडवांस करें नॉलेज के साथ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम हाई वैल्यू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, इंडिया की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक 10,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया है 5 सालों के लिए, ताकि हम क्या करें, जो हमारी प्रोडक्शन करते हैं बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर की वो बढ़ाएं और 5% जो है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेडिकल का हम जो है शेयर उठा सकें। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हमने ये स्टार्ट किया। आप बोलोगे सर ये बेसिकली क्या है, ये बायोलॉजिक्स और ये बायोसिमिलर्स का। देखो बायोलॉजिक्स का मतलब होता है कि जैसे जो ट्रेडिशनल हम ड्रग्स बना रहे हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह की टेबलेट्स होगी, तो उसको नहीं, अब हमने क्या करना है, लिविंग बैक्टीरियाज को यूज करके जो है वो क्या बनाएंगे, हम ड्रग्स बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिक स्टडी। ठीक है, बायोसिमिलर्स होते हैं जैसे कोई दवाइयां बनी उसके सिमिलर, जैसे जेनरिक मेडिसिन है वो बनाए, तो इनकी फील्ड में हम काम करेंगे ताकि हम क्या करें, एक तो हमारी दवाइयां सस्ती हो सकें, ताकि हम 5% ग्लोबल बायो फार्मूला मार्केट शेयर का जो है हम कैप्चर कर पाए। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बताना है नॉट द फीचर ऑफ, तो ये दोनों नॉट हो, नीदर वन नॉट टू, मतलब ये बताना कि नॉट कौन सा नहीं है इनमें से फीचर, ये दोनों तो फीचर है ना इसके। देखो इस बच्चे ने भी यही गलती करी, क्वेश्चन में बोल रहा था विच इज नॉट द फीचर ऑफ बायोफार्मा शक्ति, तो देखो ये दोनों फीचर तो है ना, तो नीदर वन नॉट टू। ठीक है, नॉट बोला है ना तभी नीदर वन नॉट टू आएगा, ये दोनों फीचर्स हैं, ये दोनों बायोफार्मा शक्ति मिशन में लिखा हुआ 10,000 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए और 5% ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर का हमने अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिया ने एशिया कप जो है हॉकी का 2025 का किस अपोनेंट टीम को, देखो इंडिया ने बेसिकली साउथ कोरिया को हराया। किसको हराया, हमने साउथ कोरिया को हराया, और ये कहां पर हुआ, बेसिकली राजगीर। देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, राजगीर जो बेसिकली ये पीछे वाले पेपरों में देखा, स्पोर्ट्स जो कम्प्लेक्स था कहां पर, बिहार में यहाँ पर हमने जीता, और इसको जीतने के बाद इंडिया 4th जो है एशिया कप टाइटल जो है जीत चुका है। ठीक है, हॉकी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगेसी की अगर हम बात करें, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज। देखो फिडे में ब्लिट्स एक ब्लिट्स और एक रैपिड चेस चैंपियनशिप होती है, और ब्लिट्स और रैपिड दोनों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा जीता, ब्रॉन्ज मेडल। और ब्रॉन्ज मेडल ये कहां पर हुई है, दोहा में। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये विश्वनाथ आनंद के बाद सेकंड इंडियन बन गए हैं। ठीक है, पहले तो वो, उसके बाद ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने मेडल जीता है, दोनों इवेंट्स में सेम है, मतलब ब्लिट्स में भी जीता और रैपिड में भी जीता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, अर्जुन इरगेसी का नाम। ये कहां पर हुआ था, इस बार का 2025 का ये हुआ था दोहा में। ठीक है, दोहा में, कहां पर, दोहा में। नेक्स्ट देखो,
लास्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट यार, ये क्वेश्चन नहीं हो तो फिर क्या बोलूं। मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें जब मैं पढ़ा रहा था ना तो मैं आपको रटा भी रहा था कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसने लेफ्ट से ज्वाइन किया, किसने राइट से ज्वाइन किया, किसने वेस्ट, कौन सी वेस्ट में कौन सी। जब मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको बोलता ये हमारी गंगा जा रही है उत्तराखंड से होते हुए यूपी बिहार वेस्ट बंगाल यहाँ से नीचे होके डिस्ट्रीब्यूटरी में होकर टूट जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई थी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको सबसे लेफ्ट से मतलब वेस्ट से रामगंगा ज्वाइन करती है, फिर इसको जो है गोमती ज्वाइन करती है, ठीक है। पहले रामगंगा फिर गोमती, ठीक है। गोमती के बाद इसको ज्वाइन करती मैंने आपको बताया था, गोमती के बाद घाघरा ज्वाइन करते हैं, फिर इसको गंडक ज्वाइन करते हैं, बूढ़ी गंडक ये वो गंडक ज्वाइन करते हैं, फिर इसके बाद आगे कोसी ज्वाइन कर रही थी इसको, फिर आगे इसको महानंदा ज्वाइन करते हैं। इधर से देखें तो यहाँ से यमुना इसको ज्वाइन कर रही थी, कौन सी ज्वाइन करी थी, यमुना। आगे जाके सोन रिवर इसको ज्वाइन कर रही थी, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था गंगा रिवर सिस्टम को। ये आपका मैराथन सेशन आप देख रहे हो, तो सबसे वेस्ट से रामगंगा, देन गोमती, देन गंगा, देन घाघर, देन गंडक, देन कोसी, देन महानंदा, और लेफ्ट से यमुना सोन। फिर यमुना की भी आपको पूरी पढ़ाई थी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज आपको बहुत अच्छे पढ़ाई, जैसे बानस रिवर है, चंबल रिवर है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सिंध है, बेतवा है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज अच्छे से पढ़ा हुआ है। टोन रिवर है, ये भी यमुना में जाती है। तो ये सारी हमने कवर किए हो, तो ये मैं अभी जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी रिवर्स ऑफ इंडिया का कंप्लीट मैराथन सेशन पढ़ा हुआ है। इसी तरह जैसे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर का कल्चर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेएंडके, ये सारे मैराथन सेशन कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, आप उन सेशन को देखो। अब आपके जो भी डाउट्स है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और मैसेज कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर किया हुआ है, और हम क्या करेंगे संडेज को एक डाउट क्लियरिंग सेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए तो हम कवर कर लें। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड के साथ, बट तुम लोग नहीं करोगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट कर देना यार, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते रहेंगे। अब क्लासेस रेगुलर होंगी, वेदर क्लाइमेट का मैराथन सेशन भी आएगा, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने प्लान करी है आपके लिए इन दिनों में आगे वाले नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो हम उनको पढ़ते चलेंगे। और सारी क्लासेस जो यूट्यूब में बच्चे पूछते हैं ऑनलाइन कोर्स, मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ो और मॉक टेस्ट आप दे सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड, उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है, और वो भी मिनिमल चार्जेस में, मुझे लगता है सबसे मिनिमल में जो मैं प्रोवाइड कर सकता। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।